दहशतगर्दों ने कल रात अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। चश्मदीद के मुताबिक दहशतगर्दों ने कुछ ट्रक ड्राइवर्स को अगवा कर लिया था और जिसके बाद कुछ ट्रक ड्राइवर किसी तरह से भागने में कामयाब भी रहे, जबकि एक को दहशतगर्दों ने गोली मार दी। मारे गए ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त जम्मू के नारायण दत्त के तौर पर हुई है। रियासी के पैंथर ब्लॉक के गांव कोटला में मातम पसरा हुआ है। गांव के एक गरीब कुंबे का इकलौता सहारा छिन गया है। रोता बिलखता ये कुंबा नारायण दत्त का है। नारायण दत्त को अनंतनाग में दहशतगर्दों ने गोली मार दी। वो अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ गए हैं। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें, इसके लिए नारायण कश्मीर से सेब की खेप लेने गए हुए थे, जहाँ दहशतगर्दों ने उन्हें 3 और ट्रक ड्राइवर के साथ अगवा कर लिया। 3 ड्राइवर तो किसी तरह भागने में कामयाब रहे, लेकिन नारायण के हिस्से में दहशतगर्दों ने मौत लिख दी। साथ ही इन दहशतगर्दों ने नारायण के बच्चों के सर से वालिद का साया भी छीन लिया। हम भी जैसे डेड बॉडी पहुंची उससे पहले वहाँ जहाँ पे पहुंच गए थे। हमें बहुत दुख हुआ है। गरीब फैमिली है, बच्चे जो हैं इसके 4 बच्चे हैं। इसका बड़ा भाई जो है वो भी कोई काम काज है नहीं, उसका प्राइवेट काम करता है, उसके भी 4-5 बच्चे हैं। फैमिली चलाना मुश्किल है इसके लिए। तो इसकी इन बच्चों की मदर जो है वो 4 साल से पहले से डेथ हो गई है उसकी। रात को जब हमें पता चला कि सिरा कोटला नाम की जगह जो कि ब्लॉक पैंथल में पड़ती है कटरा में, उसका एक सिटीज़न, उसका एक लड़का जो कि ट्रक ड्राइवर का काम करता था, उसकी भी इसी हादसे में मौत हो गई रात को। और बहुत ही गरीब परिवार से ये संबंध रखते हैं नारायण दत्त। अब इनके परिवार की जिम्मेवारी डीसी ने ली है। डीसी मैडम अभी आए थे यहाँ पे और अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से 1 लाख रुपीस जो अनाउंस किया है इन्होंने एज रिलीफ। कुंबे और आसपास के लोग सदमे में हैं। सबसे ज़्यादा ज्यादती बच्चों के साथ हुई। बच्चों की वालदा 4 साल पहले ही गुजर चुकी थी और अब उनके सर से वालिद का साया भी हट गया है। घर पर छाए मातम के बीच जिला इंतजामिया ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है, जबकि रियासी के एसपी की जानिब से बच्चों के लिए 50,000 की रकम दिए जाने का ऐलान किया गया। साथ ही में चारों बच्चों को ICPS की कोई स्कीम है जिसमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मगर इसमें बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है और शायद उनकी स्कूलिंग के बारे में जिम्मेदारी उठाई जाती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये जिम्मेदारी लेती है। और इनका जो राशन कार्ड के बारे में भी बातचीत हुई कि किस तरह से इनको फ्री राशन अगर हम मुहैया करवाएं तो इनके आगे की जो ज़िंदगी है वो कुछ ठीक से गुजर सकेगी। और उसी के चलते हमने भी अपनी तरफ से जब उनके घर की हालत देखी, कंडीशन देखी, तो हमें भी लगा कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने अपने हमारे जो ऑफिसर्स हैं हमने मिलकर ये डिसाइड किया भी कंट्रीब्यूट करके हम भी 50,000 रुपीज़ इनको देंगे ताकि इनका। दहशतगर्दों की जानिब से कश्मीर में ड्राइवरों को निशाना बनाने की ये 4थी वारदात सामने आई है। हालांकि दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर भी लिया है और उनमें से एक को हलाक कर दिया। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ जम्मू से राजू किरनी की रिपोर्ट। हालांकि दहशतगर्दों की कायराना करतूत के कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रक ड्राइवर नारायण दत्त के कत्ल में शामिल तीनों ही दहशतगर्दों को घेर लिया। अनंतनाग के बिजबेहरा में ही मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को हलाक भी कर दिया। हालांकि इस दौरान 2 दहशतगर्द भागने में कामयाब रहे। कश्मीर में परेशान दहशतगर्द अब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। देखिए यह खुसूसी रिपोर्ट। रोशनी, पानी, बिजली, सड़कें, यही चीजें होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन अगर वो टावर कट जाता तो निसंदेही पूरी कश्मीर घाटी जो है कई दिनों तक अंधेरे में चली जाती और जितनी भी बिजली पर चलने वाले यूनिट्स हैं वो बंद हो जाते। और एक किस्म का मान लीजिए कि लोगों की रोजी रोटी के ऊपर अटैक है।
आम कश्मीरियों और दूसरी रियासत से आए ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाने के बाद अब दहशतगर्द कश्मीर को अंधेरे में धकेलने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए दहशतगर्द पाकिस्तान के इशारे पर वादिया कश्मीर में बिजली के ट्रांसमिशन टावर को काटने की खतरनाक साजिश कर रहे हैं, जिससे आम लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर चोट पहुंच सके। दहशतगर्दों ने जनूबी कश्मीर के शोपियां में 2 बिजली के ट्रांसमिशन टावर काटने की नाकामयाब कोशिश की है। यहां के चितरगाम में दौड़कर जाना पड़ा। 2 ट्रक ड्राइवरों के कत्ल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की टावर काटने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्दों ने 440 मेगावाट बिजली के इन टावरों को नीचे से काटने की कोशिश की है। गैस कटर्स के जरिए इन टावर्स को जो है काटने की कोशिश की गई है। 2 ऐसे बड़े टावर्स थे जिन्हें गैस कटर के कारण जो है काटने में मिलिटेंट्स ने कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि उसको काट लेते उनका गैस कटर जो है उसमें कुछ खराबी आ गई और वो टावर नहीं काट पाए। लेकिन अगर वो टावर कट जाता तो निसंदेही पूरी कश्मीर घाटी जो है कई दिनों तक अंधेरे में चली जाती और जितनी भी बिजली पर चलने वाले यूनिट्स हैं वो बंद हो जाते और कश्मीर में लगभग कारोबार जो है ठप हो जाता। जानकारों का मानना है कि अगर दहशतगर्द बिजली के टावर काटने के अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो पूरी वादी में अंधेरा छा जाता। इतना ही नहीं, लोगों के काम धंधों पर इसका असर पड़ता। पुलिस के मुताबिक काटा गया टावर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है और ये एक मेन ट्रांसमिशन लाइन है जो वादी को उत्तरी ग्रिड से जोड़ती है। कश्मीर में दहशतगर्द अपनी इस नई साजिश से न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतों में डाल रहे हैं, बल्कि बिजली पानी के बगैर लोगों को काफी परेशानी हो और दहशतगर्द सिर्फ इसी नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। जिसको टावर को डैमेज करने की कोशिश की गई वो भी एक मान लीजिए यही है कि जहां नुकसान पहुंचा करके इसको लोगों को ये सुविधाएं हैं जिसमें रोशनी, पानी, बिजली, सड़कें यही चीज़ें होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। 2015 में दहशतगर्दों ने श्रीनगर और शुमाली कश्मीर में कई मोबाइल टावरों को निशाना बनाया था, लेकिन बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन वारदात में शामिल सभी दहशतगर्दों का सफाया कर दिया था। माना जा रहा है कि बिजली के इन टावरों को काटने की साजिश करने वाले दहशतगर्दों को जल्द ही उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि लोगों की रोटी रोजी को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे दहशतगर्दों की पहचान हो चुकी है। मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से एक किस्म का मान लीजिए कि लोगों की रोजी रोटी के ऊपर अटैक है। हम लोगों ने इसकी तफ्तीश जो है उसमें ये आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और उसमें हमें मालूम है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। टावर काटने की कोशिश पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने केस दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान वादिये कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए नई नई साजिशें रच रहा है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी हर नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने दे रही। खालिद हुसैन, जी मीडिया, शोपियां। इंटरनेशनल दबाव से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा का नाम बदलकर नई दहशतगर्दाना तंजीम बनाई है। नई तंजीम का नाम ऑल इंडिया लश्कर तैयबा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए दहशतगर्दाना तंजीम ने एक हिट लिस्ट भी जारी की है, जिसमें क्रिकेटर विराट कोहली का नाम भी है। पहली बार किसी दहशतगर्दाना तंजीम ने क्रिकेटर को हिट लिस्ट में रखा है। विराट कोहली को दिल्ली में अगले हफ्ते ही मैच खेलना है। वैसे हिट लिस्ट में वज़ीर आज़म मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी इंतखाबात खत्म होने के बाद जश्न का दौर जारी है। जिला रामबन में 11 ब्लॉक में मुंतखब हुए उम्मीदवारों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पहली बार सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीडीसी के इलेक्शन करवाए गए हैं, जो काफी खुशी की बात है। बीडीसी के नतायज आने के बाद जहां मुंतखब हुए चेयरमैनों के घरों में मुबारकबाद और खुशियों के प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब से सियासी खींचातानी भी जारी है।
हमारे हेड्स हैं और हम इनके रेस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इनके क़यादत में आगे बढ़ करके हम इस स्कूल गुलाबगढ़, खास करके स्कूल पूरे ज़िला रामबन की अगर मैं बात करूं तो इसके नक्शे को, इसके एक तामीरी तरक्की के नक्शे को हम एक नया कदम दें, एक नई रूह फूंकने की कोशिश करें। तो उसमें सरपंच के इलेक्शन भी हुए, बीडीसी के इलेक्शन भी हुए, अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होने हैं तो वो भी बहुत जल्दी होने चाहिए, और ताकि लोगों को गवर्नमेंट की सही प्लानिंग का पता चल सके। खास करके मोदी सरकार है वो हमारे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नज़र से देखे। ये मेरा अपना कहना, ये मेरा अपना तजुर्बा है। जम्मू कश्मीर में आज 10वीं के बोर्ड के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। कल से 12वीं के इम्तहान भी कराए जाने वाले हैं, जिसके लिए सरकार ने हर तरह की सहूलियात तलबा और तालिबात के लिए मुहैया की हुई है। सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि तलबा को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं तलबा का कहना है कि उनका 2 महीने से काफ़ी निसाब कवर नहीं हो पाया है क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद थे। ज़्यादा सफ़र होती है, हर साल सफ़र होती है। सो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को किसी हद तक लीनियंसी देनी चाहिए थी, बिकॉज ऐसे भी स्कूल्स हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट वगैरह नहीं हुआ है। सो किसी हद तक लीनियंसी देनी चाहिए। अपनी बात रख रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन फिलहाल जहां तक वो एक तरीके से इस डेलीगेशन के आने पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि EU का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और इससे पहले भी हमने आपको इस खबर के बारे में बताया था कि जो डेलीगेशन है उसने शिगारा में सैर की है, और साथ ही उनके रुकने का भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है इनकी तरफ से, जो बताएंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि हाँ कश्मीर में हालात कैसे हैं। शोपियां में 10वीं जमात के बच्चे इम्तहान में हिस्सा लेने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचे, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीच उन्होंने इम्तहान दिया। स्पेशल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड की है, हीटिंग अरेंजमेंट्स भी रखे हैं, सिक्योरिटी एंड मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय किए हुए हैं। सो ऑल प्रिपरेशंस आर इन प्लेस। होपफुली दीज एग्जाम्स विल हैपन स्मूथली। मैं बहुत दूर से आया हूँ, 10 किलोमीटर से दूर आया हूँ यहाँ, और हमारी जो प्रिपरेशन है वो अभी इनकम्प्लीट है। 3 महीने बराबर हड़ताल रहा है कि हमारा सिलेबस अभी भी, 2 महीने हड़ताल रहा है कि हमारा सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है। ऐसा सिलेबस बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्या देते। कश्मीर का ज़िला शोपियां काफ़ी एहसास इलाकों में माना जाता है, और जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है 10th के एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी के काफ़ी सारे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के सामने सिक्योरिटी की सख्त तरीन डिप्लॉयमेंट की गई है, ताकि एग्ज़ाम जो है एक पुरअमन माहौल में मुनाकिद किया जाएगा। फिलहाल अगर हम ये देखेंगे, इस वक्त जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफ़ी मुतहरिक है। और वहीं पट्टन के स्टूडेंट्स का कहना है कि इम्तहानात की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाई है। दरअसल वादी में नाफिज पाबंदियों की वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सका है। ऐसे में इम्तहानात में अच्छे नंबरों से पास होना मुश्किल होगा। आपको पता है कि आज हमारा 10th क्लास का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का है, ना तो हमें रिलैक्सेशन दी गई है, ना हमारे लिए आज ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल थी। बहुत सारे बच्चों को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ा। गवर्नमेंट ने तो एक एग्ज़ाम इसके लिए डेट शीट फ्रेम किया, जो कि एक सिर्फ एग्ज़ाम जो आज एक जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी दिख रहा है। ना हमें सिलेबस में कोई रिलैक्सेशन दी गई है, ना हमारी को यहाँ पे जब स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा भी हुए हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं थी। का एग्ज़ाम देने के लिए आया था, लेकिन इतने डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं हम कि 3 महीने से स्कूल बंद था, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और गवर्नमेंट ने सडनली डेट शीट निकाला, जिसकी वजह से आज एग्ज़ाम देने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो एग्ज़ाम देने कहाँ जाऊँगा। इसीलिए मैंने अब अपने दिल को तैयार किया, एग्ज़ाम देने आया, लेकिन सिलेबस कंप्लीट ही नहीं था। और तो और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, 3 महीनों से हड़ताल था कश्मीर में, क्योंकि आपको पता ही है डिस्टर्बेंसेस कश्मीर में थी, जिसकी वजह से हड़ताल था, और
ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिसकी वजह से जो दूर के रहने वाले स्टूडेंट्स थे वो भी एग्ज़ाम सेंटर के पास नहीं पहुंचते थे। हर किसी के पास तो गाड़ी नहीं है कि अपनी गाड़ी में आए एग्ज़ाम दे, हर कोई तो अपनी गाड़ी में एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आ सकता है। बांदीपुरा के वटापुरा इलाके में मौजूद ग्रिड स्टेशन 11 साल से नामुकम्मल पड़ा हुआ है और इंतजामिया की जानिब से कई मरतबा यकीन दहानी के बावजूद भी काम को पूरा नहीं किया गया है। सर्दियां शुरू होने से पहले बिजली की आंख मिचौली से आवाम परेशान है। बांदीपुरा के वट्टापुरा इलाके में ग्रिड स्टेशन मुकम्मल न होने की वजह से बिजली की आंख मिचौली जारी है। इलाके में अक्सर व बेशतर बिजली गुल रहती है, जिससे तलबा, आम सारिफीन के साथ साथ ताजिर भी बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशान है। दूसरी जानिब तलबा के इम्तिहानात भी करीब आ रहे हैं। बिजली न होने की वजह से उनकी पढ़ाई काफी मुतासिर हो रही है। मतलब एक डेट शीट निकलने वाला है तो उसमें हम पढ़ाई नहीं कर सकते बिजली की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल जो कि आपको पता है कि यहाँ पे पुतशे में जो ग्रिड स्टेशन तैयार होने वाला है, लेकिन उसको अभी 4 साल लग रहे हैं, शायद वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। उस वजह से भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए यहाँ। मकामी लोगों के मुताबिक बांदीपुरा में तामीर किए गए इस ग्रिड स्टेशन का काम आज से 11 साल कबल शुरू किया गया था, लेकिन आज तक इसको पूरा नहीं किया जा सका। वहीं बिजली हुक्काम का कहना है कि इसके तामीर किए जाने से बिजली की मुसलसल कटौती में काफी फर्क आएगा। हालांकि हुक्काम के मुताबिक ये ग्रिड स्टेशन बहुत पहले ही मुकम्मल हो चुका है, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर इसे चालू नहीं किया गया है। पिछले कई वर्षों से ज़बरदस्त सफ़र कर रहा है, इस वजह से कि हमें बिजली की सहूलियात सही ढंग से मुतवाज़न ढंग से मैसर नहीं हैं। जब हुकाम से पूछा जाता है वो कहते हैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के बाद ग्रिड स्टेशन तैयार होगा और बांदीपुर में पावर के मसाइल, बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये सुनते सुनते तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं और 11 साल में भी बिजली का ग्रिड जो ज़ेर तामीर है पुतुशे के मकाम पर, अभी वो तैयार नहीं है। दूसरी जानिब बांदीपुरा के डीसी शाहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि 111 टावर्स में से कई टावर का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिस पर काम जारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस महीने के आखिर तक ये ग्रिड स्टेशन चालू हो जाएगा। हमारे 111 में से 4 टावर, वो कोई 6 किलोमीटर स्ट्रिंग का काम पेंडिंग था। तो इन दिनों बड़े अच्छे तरीके से जोर शोर से उस पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम उसे कंप्लीट करेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी इंतजामिया की जानिब से कई मरतबा यकीन दहानी कराई जा चुकी है, जो अभी भी मुकम्मल होना बाकी है। अब देखना होगा कि इस यकीन दहानी के बाद और कितना वक्त लगेगा। बांदीपुरा से बदशहजाद की रिपोर्ट। बडगाम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खराब सहूलतों का मरकज बन गया है। यहाँ पर जरूरी अशिया की अदम दस्तयाबी है। इसके अलावा अस्पताल में सफाई कर्मी के साथ साथ मुनासिब सेंसेशन भी नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स और शार्प निडल की वजह से अस्पताल डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया है। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों और खासतौर से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभार जाना पड़ता है अस्पताल या बीमार हो जाता है कोई, जाते हैं। लेकिन मैंने करीब से वहाँ देखा कि वहाँ की जो सफाई का सिस्टम है वो बहुत ही नाक़िस है। सफाई वहाँ ठीक तरीके से जिस तरह होना चाहिए थे एक अस्पताल में वो नहीं है। जब बीमार वहाँ जाता है अस्पताल, वो क्यों जाता है? वो बीमार है, उसको इलाज मिल जाएगा वहाँ, वो ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि दीन में भी कहा है ये बात कि अस्पताल में शिफा है। आदमी जाता है, बीमार हो जाता है अस्पताल में इलाज के लिए, लेकिन वहाँ वो और बीमार हो जाता है कि वहाँ उतनी बदबू है। जो बडगाम का टाउन है ये लगभग 1978 में वजूद में आया है, लेकिन तब से जो है म्युनिसिपल कमेटी भी बनी हुई है यहाँ। तो यहाँ जो डंपिंग साइट इन्होंने क्रिएट की है वो एक वो आप मानिए बडगाम के जो आरा है, मेन आरा नालियाँ हैं, उसी के ऊपर से वो
डंपिंग साइड रखी हुई है और वो जो जब बारिश कुछ होती है वो उसके साथ ही नाले में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो सराउंडिंग एरियाज है वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं, खासकर जो पैडी फील्ड्स है वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं। अस्पताल में इतनी गंदगी होती है कि वहाँ बीमार सफाई अभियान की वजह और बीमार हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़िला इंतज़ामिया से और दूसरे जो इसे मुतल्लिक अहकाम है, हुकाम है, उनसे यही मैसेज कहना चाहता हूँ आवाम की तरफ से या अपनी तरफ से कि वो सफाई का खास ख्याल रखें। आई हैव जॉइंड फ्यू मंथ्स बैक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम, और जब से मैंने ज्वाइन किया है आई हैव गिवन ए स्पेशल प्रेफरेंस टू द सैनिटेशन। आप देखेंगे कि बैक यार्ड और फ्रंट साइड जो हॉस्पिटल का है या वार्ड्स में आप गए होंगे, वी हैव गिवन ए स्पेशल प्रेफरेंस एंड स्पेशल ड्राइव रिगार्डिंग द सैनिटेशन, एंड वी हैव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट रिगार्डिंग द सैनिटेशन। नाजरीन, आज आए हम ज़िला बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर सफाई न होने के बराबर है, वही एक शफाखाना आज बीमारी की वजह बन चुका है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रशासन कब नींद से जागेगी और कब लोगों के मुश्किलात दूर होंगे। जी मीडिया के लिए बडगाम से शौकत बेग की रिपोर्ट। पुंछ जिले में एसपीओ के खाली पोस्ट को भरने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला पुलिस की जानिब से एसपीओ के लिए भर्ती रैली का अमल शुरू कर दिया गया है। इस भर्ती रैली में नौजवानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है और जिले के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान इस भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भर्ती के लिए तशहीरी नोटिस सितंबर में जारी किया गया था और भर्ती दरख्वास्त मिलने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर थी। एसएसपी राजा आदिल हमीद ने बताया कि पुंछ में लड़कियों समेत 700 से ज्यादा नौजवानों ने भर्ती के लिए अपने दरख्वास्त जमा कर दिए हैं और उम्मीदवारों को पहले दिन बुलाया गया, जिनका जिस्मानी जायजा लिया गया। और उन्होंने बताया कि ज्यादातर नौजवान एसपीओ की भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, जिनके पास मास्टर्स डिग्री भी है। इससे ये बात साफ हो गई है कि एसपीओ में भर्ती होने के लिए नौजवानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। भर्ती देखने आया था, अच्छी रेस थी और ग्राउंड बहुत अच्छा था, इसलिए गवर्नमेंट से बोला जाए कि बेरोज़गारी बहुत है, वो तो भर्ती दी जाए और भर्ती दी जाए। आवाम बहुत खजल है, लड़के जो नौजवान भर्ती नहीं है। मैं नूना पांडी से बिलोंग करता हूँ, तो भर्ती बहुत अच्छी है, टाइम पूरा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी भर्ती है। तो बाकी रही किस्मत की बात, वो बाद में आजमाएंगे, लेकिन स्टाफ भी अच्छा और भर्ती भी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है ग्राउंड और टाइम पूरा दिया जा रहा है। इस मंथ जो है हमने एसपीओज़ के लिए जो है पोस्ट एडवर्टीज़ की थी, तो उसके बाद जो है आज कल से जो है हमने इसका जो है फिज़िकल शुरू किया है। इसमें एक फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने जो है कुछ इवेंट्स पास करने होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं रेस है, हमारा पुशअप है, हाइट चेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं। फाइनली जो है उनका मेरिट बनेगा, ग्राउंड पास करने के बाद अकॉर्डिंगली उनका सिलेक्शन होगा। मैं ये बताता हुआ चलूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में करीबन 7,000 फॉर्म जो है लोग कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। वही डेट वाइज जो उसमें लड़कियां भी हैं, लड़कियों का जो है 4 नवंबर से। बांडीपुरा के इलाके मलंगाम से गुजरने वाली सड़क की हालत करीब 9 किलोमीटर तक इंतहाई खस्ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी सर्विस यहां चालू रखने से कतरा रही हैं और जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। मजबूरन यहां के लोगों को या तो कंधों पर या फिर घोड़ों की मदद से अपने रोज़मर्रा के ज़रूरत के सामानों को ले जाना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि कई मरतबा ज़िला इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई, ताहम हर बार नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। 11 साल हो गए ये रोड इसमें बनी कुछ भी नहीं है। 11 साल पहले का अगर आप देखते ये मैकडेमाइज हुई थी, आज से 16 साल पहले 5 साल चली, उसके बाद ये रोड बिल्कुल ख़राब हो गई। उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं इसको, गवर्नमेंट्स आई चेंज हो गई, डीसी वगैरह आए चेंज हो गए। अभी इकबाल साहब ने किया था इसका, लेकिन उसके वो ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से, उसके बाद किसी ने नज़र ही नहीं डाली। इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। बारिश के साथ आप देखिए सारी बजरी बह के कहाँ पहुँच गई हुई है। बैक अगर देखें तो इस रोड की कंस्ट्रक्शन हुई थी, एट दैट टाइम मैकडेमाइज हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक इस रोड के ऊपर कभी किसी ने देखा नहीं। यहाँ पे सभी यहाँ पे पॉलिटिशियंस आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको भी हम लोग रोड के बारे में कहते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पे वादे शादी करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक कभी काम नहीं हुआ उनसे।
चलिए बढ़ते आगे। शोपिया के गुलाम कादिर ने कौमी यकजहती की मिसाल कायम कर रही है, जहां पर मिलिटेंसी का गढ़ माने जाने वाले शोपिया में कादिर गुज़िश्ता 10 साल से एक पुराने मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। कादिर का कहना है कि उन्हें किसी बात का लालच नहीं है, वे मरीज हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर की देखभाल से पीछे नहीं हटते। मेरा नाम गुलाम कादिर शेख, मुझे 9 साल हुआ इस मंदिर में। मैं ही इसको देखभाल कर रहा, क्यों मैं बहुत बीमार था। बीमार होने वजह भी तब भी इसी मंदिर का, तब भी मैं इसको देखभाल कर रहा था। मुझे हर किसी की कोई मुझे बोलता नहीं आपने क्यों किया, ये क्यों किया, वो सब ठीक है यहाँ, हर कोई मसला ठीक है, कुछ नहीं यहाँ। मैं बहुत मेहनत इसको कर रहा था। पुंछ जिले में भाई दूज का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जहां पर बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका लगाते हुए भाइयों की लंबी उम्र की सलामती की दुआ मांगी। भाइयों ने भी बहनों को तोहफे दिए। भाई दूज को मनाए जाने वाले त्यौहार को लेकर ऐसा माना जाता है कि दिवाली के बाद भाई दूज के दिन ही यमराज ने अपनी बहन यमी के घर का रुख किया था, जहां पर यमराज की बहन यमी ने उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी थी। और ये माना जाता है कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से माथे पर तिलक लगवाता है वो कभी भी नरक में नहीं जाता। वहीं एक दूसरी रिवायत के मुताबिक भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर का रुख किया था। वहां पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने दिया जलाकर भाई का इस्तकबाल किया था और तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। आज भाई दूज का ये त्योहार है। इस दिन को मतलब इस दिन के लिए बहनें लंबी उम्र अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और हमें इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब हम सभी भाई बहन इकट्ठे होंगे और हम मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएंगे। आज भाई दूज का त्यौहार है। भाई दूज का त्यौहार हम बहुत ही देर से बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं इस त्यौहार में, और हम उनको तिलक लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, फिर वो हमें कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई बहन का त्यौहार हमेशा बहुत अच्छी तरह से बने। तो भैया दूज के त्यौहार के मौके पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी है। जहां पर पुंछ जिले में भी भाई दूज का जो त्यौहार है वो बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाते हुए अपने भाइयों की लंबी उम्र की और सलामती की दुआ मांगी है। इस दौरान भाइयों ने भी बहनों को तोहफे दिए हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि दिवाली के बाद भाई दूज के दिन ही यमराज ने अपनी बहन यमी के घर का रुख किया था और जहां पर यमराज की बहन यमी ने उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी थी। और यह भी माना जाता है कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से माथे पर तिलक लगवाता है वो कभी भी नरक में नहीं जाता।